जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। इस बार आपको पढ़ना है व्यायाम का शरीर के विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव। मस्कुलर सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे, स्केलेटल सिस्टम पे, इनमें प्रभाव पड़ने हैं। तो देखिए, व्यायाम का शरीर के विभिन्न तंत्रों पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक होता है तात्कालिक प्रभाव या छोटे समय के लिए प्रभाव, और दूसरा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट यानी कि लंबे समय के लिए प्रभाव। हम पहले शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स यानी कि तात्कालिक या छोटे समय के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जब हम व्यायाम करना प्रारंभ करते हैं तब शरीर कार्यों के स्तर में आने वाले परिवर्तन से जूझने के लिए, आप जो भी काम करेंगे उसमें जो भी परिवर्तन आता है उससे जूझने के लिए अपनी आंतरिक दशाओं को नियंत्रित करता है। अपने शरीर के अंदर जो भी कंडीशंस हैं उसको कंट्रोल करता है, अर्थात होम्योस्टेसिस करता है। याद रखिएगा, शरीर में हर चीज का संतुलन बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। सिर्फ खून का संतुलन हीमोस्टेसिस कहलाता है। सिर्फ जल का संतुलन ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। लेकिन हर चीज के संतुलन की बात की जाए तो एक शब्द प्रयोग होता है, होम्योस्टेसिस। नीचे शरीर के कुछ तंत्रों में व्यायाम के कारण होने वाले तात्कालिक बदलावों का वर्णन किया गया है। आप ध्यान से समझिए और सीखिए। पहला, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र पर व्यायाम का तात्कालिक प्रभाव। देखो, अक्सर व्यायाम से पहले शरीर में एड्रेनालिन के स्राव से हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब एड्रेनालिन क्या है यह जानना है तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना होगा मेरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जाके। आप सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ के, अभी यूपी की वैकेंसी एकदम सिर पे आ गई अब आप बिल्कुल जो कामचोरी करेगा उसका भगवान मालिक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बड़ा सेक्शन उठेगा यूपी के एग्जाम में, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। इंच इंच तिनका तिनका याद करना पड़ेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज उठाइए, सारा पढ़िए। तो एड्रेनालिन के स्राव से हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसके कारण कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। अब देखो, वेनस रिटर्न अर्थात शिराओं में आने वाले रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। प्रारंभिक तौर पर एनारोबिक चरण शुरू होता है, अभी आपने पिछले पार्ट में पढ़ा। इसके कारण लैक्टिक एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रारंभिक तौर पर एनारोबिक चरण शुरू हो जाता है, अभी आपने पीछे पढ़ा। इसके कारण लैक्टिक एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है। ऊर्जा की खपत के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन भी बढ़ जाता है। सब कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा है, हम परिसंचरण तंत्र से जोड़ के पढ़ रहे हैं, सबको याद रखेंगे आप। रक्त का ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में डिफ्यूजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान का स्तर बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्त का प्रवाह भी तेज हो जाता है और कार्यरत मांसपेशियों में पोषक तत्वों की आपूर्ति भी तेज हो जाती है। वैसोडाइलेशन अर्थात रक्त वाहिकाओं का फैल जाना, यह होता है, रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं। एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन अर्थात रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ जाना, यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त का प्रवाह सक्रिय अंगों में, जैसे हमारे मांसपेशियों में, हमारे फेफड़ों में, हमारे हृदय में अधिक से अधिक हो और असक्रिय अंगों में कम हो जाए। क्योंकि भाई जो अंग काम कर रहे हैं वहां पर ब्लड का सप्लाई हमें तेज चाहिए, जो काम नहीं कर रहे हैं वहां पर ब्लड का सप्लाई ज्यादा तेज नहीं चाहिए, तो वो मैनेजमेंट करना, यही कहलाता है होम्योस्टेसिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर शॉर्ट टर्म प्रभाव, श्वसन तंत्र पर तात्कालिक प्रभाव के बारे में देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान के बढ़ जाने के कारण श्वसन दर बढ़ जाता है, ब्रीथ रेट बढ़ जाता है हमारा, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं हम। फिर इंटरकोस्टल मांसपेशियों में यानी कि पसलियों के आसपास की मांसपेशियों की बात करें, डायफ्राम और दूसरी मांसपेशियां, ये सब मिलकर थोरैसिक कैविटी का निर्माण करती हैं और ये थोरैसिक कैविटी को अधिक से अधिक फैलाती है, जिसके कारण श्वसन का मिनट वॉल्यूम बढ़ जाता है। मिनट वॉल्यूम मतलब एक मिनट में कितनी हवा अंदर बाहर की गई, दैट इज मिनट वॉल्यूम। ये सब कुछ, ये मिनट वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये सब कुछ मैं अभी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आपको अगले पार्ट में पढ़ा दूंगा। फिर मसल्स पर यानी कि मांसपेशियों पर व्यायाम का तात्कालिक प्रभाव क्या होता है।
उच्च स्तर पर मांसपेशियों के संकुचन के कारण ऊर्जा की खपत अधिक हो जाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय बढ़ जाता है। मांसपेशियों के ऊर्जा भंडारण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मांसपेशियों में से ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन बढ़ जाता है। डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी कि लेन देन होता है। फेफड़ों में जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है तो उस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसे ही किडनी में जब शुद्ध चीज़ों को वापस सोख लिया जाता है, काम की चीज़ों को, और अशुद्ध जो बेकार चीज़ें हैं यूरिन में यूरिया वगैरह वो सब निकाल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को, इस छानने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑस्मोसिस। किडनी में ऑस्मोसिस, फेफड़ों में डिफ्यूजन। अब देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें, लंबे समय के प्रभाव, तो व्यायाम के दीर्घकालिक या लंबे समय के प्रभाव जो होते हैं वो क्या हैं? नियमित व्यायाम करने के कारण लंबे समय तक, कई कई सालों तक कर रहे हैं आप, ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, तो परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और मांसपेशीय तंत्र में अनुकूलन होता है। नियमित व्यायाम के कारण मतलब कई कई सालों से व्यायाम कर रहे हैं, लगातार मतलब आप ट्रेनिंग करते हैं रेगुलरली प्रतिदिन, तो परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और मांसपेशीय तंत्र में अनुकूलन होता है, जो शरीर को अतिरिक्त तनाव के समय बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। देखिए बारी बारी से सबके बारे में जान लेंगे हम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र पर व्यायाम का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? पहला, हृदय की मांसपेशियों में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण ये अधिक मोटी और अधिक मजबूत हो जाती हैं और हृदय का आयतन बढ़ जाता है। प्रति मिनट अधिक से अधिक रक्त पंप किया जाता है, यानी कि देखो इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, और अधिक से अधिक ऑक्सीजन कार्यरत मांसपेशियों तक पहुंचने लगता है, यानी कि इंक्रीज्ड VO2 मैक्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर की एरोबिक क्षमता बढ़ जाती है। जितना रेड ब्लड सेल आपके अंदर होगा उतना ही ज्यादा आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। कैपिलरी के जाल का घनत्व मांसपेशियों, हृदय और फेफड़ों में बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान बढ़ जाता है। एक प्रशिक्षित एथलीट में, जो ट्रेंड एथलीट है, उसके अनुकूलन में क्या होता है? प्रशिक्षित एथलीट में अनुकूलित सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण रेस्टिंग हार्ट रेट यानी कि आराम के समय उसका जो हृदय का दर है वो कम रहता है। आप आमतौर पर अगर 70 बार आपका हृदय धड़कता है तो एक ट्रेंड एथलीट का 50 बार 45 बार ही धड़केगा। वो बता दूंगा मैं, अभी आपको आगे सिखा दूंगा एक साथ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के समय लैक्टिक एसिड का शरीर में जमाव धीरे धीरे होता है, क्योंकि परिसंचरण तंत्र अधिक तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और अधिक तेजी से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है। जो भी वेस्ट है उसको तेजी से बाहर करने लगता है। लाल आरबीसी ज्यादा है आपके शरीर में, ऑक्सीजन तेजी से सप्लाई हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड भी तेजी से खर्च होने लगता है। धमनियों की दीवारें अधिक लचीली हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर के बदलावों को अधिक अच्छे से सह सकती हैं। आगे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पर व्यायाम का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है? श्वसन तंत्र की मांसपेशियां यानी कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, अभी बताया मैंने, वो फेफड़े के आसपास की जो भी मांसपेशी होती है, इनकी शक्ति बढ़ जाती है और वो अधिक ताकत से हवा को भीतर खींचते और धकेलते हैं। अनुकूलित और विकसित श्वसन तंत्र के कारण श्वसन का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रक्त में डिफ्यूज होता है और गैसियस एक्सचेंज भी बढ़ जाता है। समझे? पूरा का पूरा श्वसन तंत्र आपका बढ़ गया, फेफड़ों का आकार बढ़ जाएगा, वहां पर अधिक रक्त वाहिकाएं हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आदान प्रदान तेज हो जाएगा। मसल पर यानी कि मांसपेशियों पर व्यायाम का दीर्घकालिक प्रभाव, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए क्या होगा, मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। दूसरा, मसल्स, बोन्स एंड लिगामेंट्स अधिक मजबूत हो जाते हैं,
ताकि अत्यधिक तनाव को सह सकें। फिर कंकालीय मांसपेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन इकट्ठा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को अधिक ऊर्जा उत्पादन करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, अधिक ऑक्सीजन होगा, अधिक एनर्जी। मांसपेशियों में अधिक ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ऊर्जा उत्पादन में मदद करने वाले एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। और लैक्टिक एसिड बिना ऑक्सीजन के व्यायाम करने से प्राप्त हुआ एक बाई प्रोडक्ट होता है। बिना ऑक्सीजन के अगर आपका शरीर ट्रेनिंग करने लगे तो, बिना ऑक्सीजन का मतलब कम ऑक्सीजन, इसे शरीर से हटाना आवश्यक होता है, पर यह वास्तविकता में एक अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता। यह दूसरे उपयोगी रसायनों में टूटकर वापस प्रयोग में लाया जाता है। ज्यादा डिटेल जाननी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट पढ़िए मेरा, देखिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला सेक्शन उठाइए। लैक्टिक एसिड का लगभग 70% हिस्सा ऑक्सीडाइज होकर ऊर्जा प्रदान कर देता है। लगभग 20% हिस्से को लीवर में ग्लूकोज में बदल दिया जाता है और लगभग 10% को प्रोटीन में बदल दिया जाता है। लैक्टिक एसिड हल्के व्यायाम के साथ कूलिंग डाउन करने से लगभग 1 घंटे से कम समय में भी शरीर से खत्म हो जाता है, लेकिन कूलिंग डाउन ना करने पर 2 घंटे या उससे भी अधिक समय लग सकता है। तो आप सीख गए होंगे कि व्यायाम करने पर शरीर के विभिन्न तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बस आपको इसमें याद रखना है कि हड्डियों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर देखो आप बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे आपकी हड्डियां घनी हो जाएंगी। ये बड़े लंबे समय की प्रक्रिया के बाद होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रभाव में आपको दिखाई देगा। पर शॉर्ट टर्म में अगर हड्डियों पर प्रभाव पड़ रहा है तो समझ लो कि आपको इंजरी की संभावना है। हो सकता है हड्डी टूट जाए, हो सकता है हड्डी में सूजन आ जाए, बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी हड्डियों में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, आपकी हड्डियां घनी और मजबूत हो जाएंगी, पर शॉर्ट टर्म में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जानेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में, यानी कि व्यायाम करने पर क्या क्या बदलाव होते हैं। देखिए, फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान और व्यायाम, इन दोनों को जोड़ना है। ज्यादातर कंसेप्ट तो मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ कंसेप्ट आपको यहां जानने की जरूरत है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिए थे मैंने, वो अब यहां पर सीख लीजिए आप। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कंसेप्ट्स। पहला है टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? एक सामान्य सांस में ली गई या छोड़ी गई हवा। जब आप बैठे बैठे नॉर्मली सांस ले रहे हो, वो सामान्य श्वास है। यह सामान्यतः 500 से 600 मिलीलीटर होती है, या 7 मिलीलीटर प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी कि आपके शरीर का वजन अगर 50 किलो है तो 50 किलो इंटू 7 ml, यानी कि 750 मिलीलीटर आपका टाइडल वॉल्यूम होगा। ठीक है, हम सामान्यतः क्या लिखेंगे, क्या याद रखेंगे? 500 से 600 मिलीलीटर टाइडल वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV। देखो, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, मतलब जितना आप सामान्य श्वास लेते हो उसके ऊपर बलपूर्वक श्वास में खींची गई हवा, ये सामान्यतः पुरुषों में 3000 से 3100 मिलीलीटर होता है और महिलाओं में 2300 से 2400 मिलीलीटर होता है। फिर है एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ERV। टाइडल वॉल्यूम के बाद बलपूर्वक सांस में छोड़ी गई हवा। आप नॉर्मली जितनी हवा सांस में छोड़ते हो वो है 500 से 600 ml, लेकिन आप उसके ऊपर पूरी जान से, देखो IRV पूरी जान से खींची गई हवा, ERV पूरी जान से छोड़ी गई हवा। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो आप हवा सांस में छोड़ते हैं, ये सामान्यतः पुरुषों में 1000 से 1100 मिलीलीटर होता है और महिलाओं में 800 से 900 मिलीलीटर होता है। फिर है रेसिड्यूअल वॉल्यूम यानी कि बची हुई हवा। अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद, अर्थात ERV के बाद फेफड़ों में बची हुई हवा, ये सामान्यतः 500 से 600 मिलीलीटर होती है। यानी कि आपके फेफड़ों में नॉर्मली 500 से 600 ml हवा हमेशा बची रहती है।
ताकि फेफड़े बिल्कुल कोलैप्स ना हो जाएं, बिल्कुल चिपक ना जाएं। अब देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि सांस खींचने की क्षमता क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी दोनों को जोड़ दो। सामान्यतः कितना है ये 3500 से 3700 मिलीलीटर। यानी कि अगर आप टाइडल वॉल्यूम 500 लो और आईआरवी 3000 लो तो मिला के 3500 हो गया, समझे ना। 3500 से 3700 मिलीलीटर के आसपास होता है। फिर है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, ठीक है ना। कार्यकारी और बची हुई क्षमता, कार्यकारी बची हुई क्षमता है, क्या है ये? ईआरवी और आरवी को जोड़कर जो प्राप्त होता है। ईआरवी पढ़ा ऊपर आपने और आरवी दोनों पढ़ा ऊपर आपने। ये लगभग 1500 से 1700 मिलीलीटर होता है। फिर है वाइटल कैपेसिटी। ये अधिकतम श्वास खींचने के बाद अधिकतम श्वास में छोड़ी गई हवा का योग होता है। यानी कि क्या होता है ये? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी तीनों को जोड़कर जो प्राप्त होता है। सामान्यतः 4500 से 5000 मिलीलीटर होता है ये। और देखो टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, कुल क्षमता, तो ये वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो, यानी कि जो हवा बची है वो भी जोड़ दो। देखो क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। अब ईआर ये तीनों मिलाकर के क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी, ऊपर पढ़ा आपने, ये देखो यहां पर। और इसमें आरवी जोड़ दो, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो, तो ये जोड़कर जो प्राप्त होगा ये सामान्यतः 5500 से 6000 मिलीलीटर के आसपास होगा। यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता 5.5 से 6 लीटर के आसपास होती है। फिर है मिनट वेंटिलेशन। एक मिनट में सामान्य श्वास में खींची गई अथवा छोड़ी गई हवा, ये कहलाती है मिनट वेंटिलेशन। देखो फॉर्मूला है ब्रीथ रेट इंटू टाइडल वॉल्यूम। आप एक मिनट में मान लो 20 बार सांस ले रहे हो और टाइडल वॉल्यूम है 500, तो कर दो 20 इंटू 500, कितना आया? 10,000 ml। फिर देखिए एनाटॉमिक डेड स्पेस क्या होता है ये? इसका अर्थ है रचनात्मक दृष्टि के आधार पर फेफड़ों का नाक से लेकर ब्रोंकियोल्स तक का वो हिस्सा जिसमें हवा पहुंचती तो है पर उसका उपयोग यानी कि आदान प्रदान नहीं होता और वो हवा ज्यों की त्यों फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये लगभग 150 ml के आसपास होता है। फिर है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। वो एनाटॉमिक रचना विज्ञान की दृष्टि से था, ये क्रिया विज्ञान की दृष्टि से। देखो क्या है? इसका अर्थ है क्रियात्मक दृष्टि के आधार पर फेफड़ों का वो हिस्सा जिसमें हवा पहुंचती तो है पर रक्त की पर्याप्त आपूर्ति ना होने से, यानी कि वहां रक्त की मौजूदगी ना होने से उस हवा का उपयोग यानी कि आदान प्रदान नहीं होता और वो ज्यों की त्यों फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये सामान्य फेफड़ों में एनाटॉमिक डेड स्पेस के बराबर होती है पर किसी बीमारी के कारण ये बढ़ सकती है। मतलब ज़्यादा हवा जैसी आएगी वैसी ही बाहर निकल जाएगी, हो सकता है किसी बीमारी के कारण, और इसके कारण व्यक्ति की कार्यकारी क्षमता कम हो जाती है। फिर है इंट्रा प्लूरल प्रेशर या इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। ये क्या होता है? देखो प्लूरल कैविटी पढ़ा होगा आपने, याद होना चाहिए आपको। फेफड़ों के बाहर एक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। तो प्लूरल कैविटी के भीतर मौजूद दबाव जो कि हवा के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। प्लूरल कैविटी के अंदर एक प्रेशर होता है, एक निश्चित प्रेशर। अगर वो प्रेशर ना रहे तो हवा का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाएगा। ये वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जिसके कारण हवा को फेफड़ों के भीतर खींचा जा सकता है। यदि कोई बीमारी हो जैसे निमोनिया या कोई छेद हो जाए फेफड़ों में तो फेफड़ों के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। समझे? ये कारण होता है निमोनिया में सांस में दिक्कत होने का। फिर देखिए रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट यानी कि आराम के समय श्वसन दर। देखो फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, क्रियात्मक दशा क्या है, देखिए याद रखिए। सामान्य व्यक्ति और एथलीट दोनों में तुलना करेंगे हम। आराम के समय एक सामान्य व्यक्ति का ब्रीथ रेट होता है 16 से 18 बीट पर ब्रीथ पर मिनट।
16 से 18 बार 1 मिनट में। और वही एक सामान्य व्यक्ति का व्यायाम के समय हो जाता है 40 से 50 ब्रीथ पर मिनट। भाई ज्यादा कैसे जाएगा, फेफड़ों की क्षमता ही नहीं है, ज्यादा करेंगे फेल हो जाएगा मामला। और यही एक एथलीट का आराम के समय कितना होता है, 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट कम होता है, क्योंकि कम में ही उसके शरीर की जरूरत पूरी हो जाती है। याद रखना, व्यायाम के समय एक खिलाड़ी का कितना हो जाएगा, 60 से 80 ब्रीथ पर मिनट, इतना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसके फेफड़ों की क्षमता है भाई। ज्यादा से ज्यादा करने पर भी वो नुकसान की स्थिति में नहीं जाएगा। सामान्य आदमी जो ट्रेनिंग नहीं करता उसकी तो 40 से 50 तक ही जाएगा, उतने में ही लगेगा कि बस अब चक्कर आने लगे, मामला खत्म होने लगा। हार्ट रेट की बात करें अगर, हृदय दर, तो एक सामान्य व्यक्ति का आराम के समय 70 से 72 बीट पर मिनट। इस बार बी माने बीट है, उस बार बी माने ब्रीथ था, ठीक है ना। और अगर एक आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति व्यायाम करने लगे तो उसका 100 से 110 बीट पर मिनट हो जाएगा। लेकिन यही एक एथलीट है तो उसका हार्ट रेट 45 से 55 बीट पर मिनट रहेगा। कम कम में ही उसकी जरूरत पूरी हो गई भाई। फेफड़े, हृदय बड़ा हो चुका है, फेफड़े बड़े हो चुके हैं, तो कम बीट में ही शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए खून पंप हो जा रहा है। और वही अगर एक एथलीट व्यायाम करेगा, ट्रेनिंग करेगा, तो हाई इंटेंसिटी तक 150 से 180 बीट पर मिनट तक उसका हृदय धड़क सकता है। 180 हो जाने के बाद भी वो हार्ट फेल होकर मरेगा नहीं, कैपेसिटी बढ़ चुकी है ना। यहाँ सामान्य व्यक्ति का 110 होने के बाद ही ऐसा लगेगा कि अब हृदय जवाब दे देगा, पर वहाँ 180 तक जा सकता है एक खिलाड़ी का। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये एक संकुचन में बाएं निलय से पंप किए गए रक्त की मात्रा। निलय मतलब वेंट्रिकल। देखो, सामान्य व्यक्ति का आराम के समय 70 से 75 ml होता है, मिलीलीटर, और वही अगर वो व्यायाम करे तो 100 से 110 मिलीलीटर तक हो जाता है। लेकिन एक एथलीट का आराम के समय ही 100 से 110 मिलीलीटर रहता है, और अगर वो व्यायाम करने लगे तो 200 से 220 मिलीलीटर तक जा सकता है। अब इन्हीं को मिलाकर के बनता है कार्डियक आउटपुट। क्या है, हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किया गया रक्त। 1 मिनट में कितना ब्लड हृदय पंप कर देता है, वो क्या होता है कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट प्रति मिनट। समझे। अब देखो, सामान्य व्यक्ति का आराम के समय 70 तो उसका हार्ट बीट हो गया और 70 ही उसका स्ट्रोक वॉल्यूम, तो गुणा करके आया 4900 मिलीलीटर प्रति मिनट, यानी कि लगभग 5 लीटर के आसपास आराम के समय उसके शरीर में रक्त पंप हो रहा होता है 1 मिनट में। और वही अगर वो ट्रेनिंग करने लगे तो 110 तक उसकी हार्ट बीट चली गई मान लो मैक्सिमम, और 110 ही उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है। गुणा करने पर 12 लीटर के आसपास आ रहा है, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति व्यायाम करने लगे तो 12 लीटर के आसपास ब्लड पंप होगा उसके शरीर में 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन यही है कि एथलीट की बात करें तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम आराम के समय कितना रहता है, 110, और हार्ट धड़कता है कम 50 बार, तो गुणा करने पर 5500 ml, यानी कि 5.5 लीटर के आसपास। मतलब कम धड़क करके भी वो एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ब्लड को पंप कर रहा है 1 मिनट में। फिर देखिए, अगर वही एक एथलीट एक्सरसाइज करने लगे तो देखिए उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 220 के आसपास और हार्ट रेट बढ़ के 180 तक पहुंच गया। गुणा करने पर लगभग 40 लीटर के आसपास ब्लड पंप हो रहा है 1 मिनट में। मतलब शरीर में खून कितना है, लगभग 5.5 से 6 लीटर के आसपास, और वो कितनी बार पंप हो जाएगा, 6 सत्ते 42, लगभग 6.5-7 बार 1 मिनट में पूरा पूरा पंप हो जाएगा वो, ठीक है। फिर देखिए, मसल हाइपरट्रॉफी, इसका अर्थ क्या है, मांसपेशियों का आकार बढ़ जाना। देखो, लंबे समय तक खेल प्रशिक्षण करने से मांसपेशियों के आकार में वृद्धि हो जाती है, और इस प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, एनाबॉलिज्म प्रक्रिया में छोटे छोटे अणु जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात ऊर्जा का उपयोग करके नया निर्माण होता है। जैसे छोटे छोटे अमीनो अम्ल का जुड़कर डाइपेप्टाइड का निर्माण करना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अम्ल का जुड़कर
फैट यानी कि वसा का निर्माण करना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ो भाई, समझ में आएगा, पीछे बहुत थोड़ा बहुत जो छूटा होगा। फिर मसल हाइपोट्रॉफी, वो ऊपर हाइपर था, नीचे हाइपोट्रॉफी, इसको हम एट्रॉफी या एट्रॉफी भी कहते हैं। लंबे समय तक खेल प्रशिक्षण ना करने से, ना छूट गया यहां लिखना, ना करने से मांसपेशियों का आकार घट जाना, इस प्रक्रिया को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा देना। और कैटाबॉलिज्म प्राय क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया में बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं, अर्थात ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। एनाबॉलिज्म में हम ऊर्जा देते हैं तब निर्माण होता है, और कैटाबॉलिज्म में टूटकर ऊर्जा हमें मिलती है। समझे? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों मिलकर कहलाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय। देखो, मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या है, जीवन को ठीक तरह से चलाए रखने के लिए शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। ध्यान रखना है आपको, एनाबॉलिज्म प्राप्त करने के लिए पहले कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हर हाल में आपको शरीर में अगर निर्माण चाहिए तो शरीर में तोड़फोड़ चाहिए, करनी ही पड़ेगी। तोड़फोड़ होगा जब आपके 100 मांसपेशी टूटेंगे, तभी ही आप जब रेस्ट करोगे और खुराक लोगे तो 100 की जगह नए 150 200 का निर्माण होगा। तो अगर आपको एनाबॉलिज्म चाहिए तो कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि वो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।